दोस्तों, दुनिया के सबसे पुराने देशों में से एक सीरिया के अंदर आप लोगों को बेशुमार ऐतिहासिक इमारतें नजर आ जाएंगी। इन ऐतिहासिक इमारतों में मस्जिद, चर्च और इस तरह की और भी बेशुमार धार्मिक और गैर धार्मिक चीजें मौजूद हैं। लेकिन जहाँ तक मामला मज़ार का है, मतलब कि श्राइन का है, तो सीरिया की जो सबसे अहम और सबसे मशहूर मज़ार है वो दरअसल हज़रत सैयदा ज़ैनब की मज़ार है, जहाँ पर हर वक्त लोगों की भीड़ लगी रहती है और हर साल ही दुनिया भर से एक बड़ी तादाद में लोग विजिट करने के लिए आते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप ये भी समझ सकते हैं कि सीरिया में ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे इंडिया के अंदर अजमेर की दरगाह है। बस फर्क इतना है कि सीरिया के इस मकबरे के अंदर जिनकी कब्र है उनकी हैसियत का आलम ये है कि आम लोग तो आम लोग, बल्कि अजमेर के ये जो सूफी बुजुर्ग हैं ये भी इनके गुलाम बनने पर फख्र महसूस करें, क्योंकि हजरत सैयदा ज़ैनब कोई आम औरत नहीं थी, बल्कि ये तो आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नवासी हजरत मौला अली और हजरत बीबी फातिमा की बेटी, जबकि हजरत इमाम हुसैन की सगी बहन हैं। अब दस्तूर के हिसाब से देखा जाए तो दुनिया के जिन भी इलाकों में इस तरह की अहम या कुछ मशहूर दरगाहें होती हैं, वहाँ का माहौल आसपास के इलाके से, इवन बाकी देश से भी काफी अलग नजर आता है। स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ बहुत ज्यादा पीसफुल माहौल होता है। जिस इंसान को कहीं और सुकून नहीं मिल रहा होता है वो 2 लम्हे तन्हाई के यहाँ बिताने के लिए पहुंच जाता है। अब सीरिया जैसा देश कि जो ऑलरेडी पिछले 10-15 साल से लगातार खतरनाक जंग का सामना कर रहा है, तो वहाँ पर तो ये चीज़ और भी ज़्यादा होनी चाहिए थी। मतलब जंग के खतरे से पनाह लेने वाले लोग यहाँ पर ठहरते, और इसके अलावा जिसको कहीं पर भी अमान नहीं मिल रही होती वो यहाँ पर आकर अमान ले लेता। लेकिन दोस्तों, बदकिस्मती से ऐसा है नहीं, क्योंकि इतनी पाक हस्ती का ये मकबरा, ये मज़ार पिछले 10-15 साल से जंग का अड्डा बना हुआ है। तेज गोलीबारी, बड़े बम धमाके, खतरनाक क्लैशेस, कोई भी ऐसी चीज है नहीं कि जो इस मज़ार के आसपास हुई ना हो। इवन एक बार तो इसी जंग में ही डायरेक्ट इस मज़ार पर ही अटैक कर दिया गया था, वो भी इस तरह का, इस लेवल का कि इतनी अहम हस्ती की मज़ार और मकबरा तो छोड़िए, आप उसको किसी आम घर पर भी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। और उससे भी ज़्यादा हैरानी की बात तो ये है कि इस मज़ार के साथ जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी हो रहा है या जो कुछ भी होगा, इस पूरे ही मामले में जितनी भी बड़ी बड़ी ताकतें शामिल हैं, वो चाहे अलग अलग तरह के ग्रुप्स हों या फिर ईरान और टर्की जैसे देश हों, ये सारे के सारे वो हैं कि जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं। अब इन सारी ताकतों में से भी सीरिया की सबसे बड़ी और अहम मज़ार का दुश्मन कौन है? ये लोग इस मज़ार के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? आखिर कौन सा मकसद छिपा हुआ है कि जिसकी वजह से ये लोग हर हाल में इस मज़ार तक पहुंचना चाहते हैं? ये भी जान लेते हैं। पहले इतिहास पर नजर डालें तो हजरत सैयदा ज़ैनब दरअसल हैं कौन, ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब यहाँ पर ये भी जानते चलिए कि ये हजरत इमाम हुसैन की वही बहन हैं कि जिन्होंने करबला के मैदान में सारे दर्दनाक विजुअल्स को अपनी आंखों से देखा था। बाद में यजीदी फौज ने करबला में बाकी बचे हुए जिन सभी औरतों और बच्चों को कैदी बनाकर कूफा की तरफ रवाना किया था, उसमें न सिर्फ ये शामिल थी बल्कि सबसे अहम मेंबर थी, जिसकी वजह से करबला के उस दर्दनाक वाक़ये के बाद इन कैदियों को इन्हीं ने लीड किया था। कैदियों का ये काफिला कि जिसके साथ काफी जालिमाना सलूक किया गया था, उसको पहले तो कूफा और फिर कूफा के गवर्नर के ऑर्डर पर बाद में दमिश्क भेजा गया था, जहां पर ही हजरत सैयदा ज़ैनब का सामना हुक्मरान यजीद के साथ हुआ था। यजीद के सामने यहाँ पर ही हजरत सैयदा ज़ैनब ने अपना वो खुतबा दिया था कि जो इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए मशहूर हो गया। इसी खुतबे में हजरत सैयदा ज़ैनब ने यजीद पर कड़ी तनकीद की थी और कहा था कि अपनी मंसूबाबंदी कर लो, हर मुमकिन कोशिश कर लो, लेकिन खुदा की कसम तुम हमारी याद को नहीं मिटा सकोगे, न ही हमारे पास मौजूद वही को खत्म कर पाओगे और न ही तुम अपने ऊपर लगे हुए इस धब्बे को मिटा पाओगे। तुम्हारी राय की कोई अहमियत नहीं है और तुम्हारे दिन गिने जा चुके हैं। जिस दिन भी मुनादी पुकारेगा तो तुम्हारा ये इज्तिमा बिखर जाएगा। जालिमों पर खुदा की लानत हो। दोस्तों, ज्यादातर हिस्टोरिकल सोर्सेज से पता चलता है कि हजरत सैयदा ज़ैनब की जो वफात हुई थी वो 62 हिजरी में हुई थी और आज के दौर में मुसलमानों की एक बड़ी आबादी 15 रजब के दिन को उनकी यौम वफात के तौर पर मनाती है। हालांकि यहाँ पर ये बात भी ऐड कर देना जरूरी है कि उनकी कब्र को लेकर भी इतिहासकारों में अलग अलग राय पाई जाती है। मतलब कुछ का मानना है कि उनकी जो वफात हुई थी वो मदीना शहर में हुई थी, कुछ के मुताबिक वो बाद में शाम चली गई थी और वहाँ पर ही उनकी वफात हुई थी। तो इसीलिए उनकी जो कब्र है वो इसी ऐतिहासिक बिल्डिंग के अंदर है कि जिसके बारे में अभी तक हम बात करते आए हैं।
जबकि कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि क्योंकि करबला के वाक़ये के बाद वो जालिम और ताकतवर हुक्मरानों के सामने करबला के मैटर को लेकर खुलकर बोला करती थी, तो इसीलिए उनको जिला वतन करके मिस्र भेज दिया गया था और मिस्र के शहर काहिरा में जो सैयदा ज़ैनब मस्जिद है उसके अंदर ही इनकी कब्र मौजूद है। साथियों, इतिहासकारों के बीच में भले ही कंट्राडिक्शन पाया जाता हो, मगर फिर भी जो सबसे मशहूर मज़ार है या कह सकते हैं कि जिस पर सबसे ज़्यादा लोगों ने यकीन किया वो यही दमिश्क की मज़ार है। यही वजह है कि इतिहास में वक्त के साथ इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती चली गई और आज का सिनेरियो ये है कि हर साल सीरिया नहीं बल्कि दुनिया भर से लाखों की तादाद में लोग यहाँ पर हाजिरी देने आते हैं। साथियों, जिस खास जगह पर ये मकबरा मौजूद है वो दरअसल दमिश्क शहर नहीं है बल्कि उसका कुछ बाहरी एरिया है कि जिसको इंग्लिश में हम कंट्री साइड कह सकते हैं। वैसे ये इलाका आज के दौर में भले ही बड़ा चकाचौंध वाला हो, एक कस्बा या शहर हो, लेकिन कुछ वक्त पहले तक भी ये इलाका सिर्फ एक गांव हुआ करता था। 1967 की जंग के बाद ये इलाका उन मजलूम फिलिस्तीनियों का ठिकाना बना कि जो अपना घर बार छोड़कर आए। इसके अलावा सीरिया के भी उन रेफ्यूजीज को यहीं पर पनाह लेनी पड़ी कि जिनका ताल्लुक गोलान हाइट से हुआ करता था और 1967 में जिनके घरों पर इजराइल ने कब्जा कर लिया था। कुल मिलाकर आसान शब्दों में ये कहा जा सकता है कि 20वीं सदी के आखिर में और 21वीं सदी की शुरुआत तक ये सीरिया और फिलिस्तीन के मुहाजिरीन का गढ़ बनता गया। साल 2003 में जब अमेरिका ने इराक को इन्वेड किया, वहाँ पर खतरनाक जंग का आगाज हुआ, तो अब यहाँ पर इराक से आए हुए लोगों की तादाद भी बढ़नी शुरू हो गई। जहाँ तक मामला ईरान का है तो ईरानियों ने इस इलाके में इंटरेस्ट उस वक्त लिया कि जब 1979 में वहाँ पर क्रांति आई। मज़ार की पुरानी बिल्डिंग को अब और भी आलीशान अंदाज में ईरानी स्टाइल में बनाया गया। गुंबद और मीनारों की सजावट के लिए नीली टाइल्स का इस्तेमाल किया गया, जबकि मज़ार से जुड़ी हुई या मज़ार के आसपास के इलाके में जितनी भी प्रॉपर्टीज थी उनको भी ईरान की तरफ से खरीदा जाने लगा। अब क्योंकि हजारों और लाखों की तादाद में तो लोग ऑलरेडी यहाँ पर विजिट करने के लिए आते ही थे, इसीलिए आलीशान होटल्स वगैरह बनाए गए और इसके अलावा ईरान की फंडिंग से यहाँ पर स्कूल्स, मदरसे और हॉस्पिटल्स वगैरह भी खोले गए। नतीजा ये हुआ कि 90 का दशक आते आते अब हजरत सैयदा ज़ैनब का ये जो रोजा था, इसके आसपास का जो पूरा इलाका था वो अब एक शहर में बदल चुका था। सीरिया के पुराने हुक्मरान मतलब कि हाफिज अल असद की 2000 में मौत के बाद इस इलाके ने और भी फैलना शुरू किया और अब खास तौर से ये उन ऑफिसर्स या फिर अहम पर्सनैलिटीज का भी हेडक्वार्टर बनता चला गया कि जो ईरान से जुड़े हुए थे। मानो कि ईरान ने धीरे धीरे पहले तो इन्फ्लुएंस फैलाया और फिर उसी सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल करते हुए इस इलाके पर ऐसी पकड़ बनाई कि भले ही ये इलाका सीरिया का था लेकिन इस पर चलने ईरान की लगी थी। इवन कंडीशन तो ऐसी हो गई कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई के जो नुमाइंदे थे उन्होंने यहाँ पर अब आयतुल्ला खामनाई साहब की तरफ से ही खुतबा पढ़ना भी शुरू कर दिया। आज का हाल भी ऐसा है कि इस इलाके में रहने वाले ज्यादातर लोग इराकी शिया या फिर ईरानी लोग हैं, जिनकी तादाद हजारों में बताई जाती है। वैसे दोस्तों, आज के दौर में ये सिर्फ एक मजहबी साइट नहीं है बल्कि अब तो ये पॉलिटिक्स से भी गहरी तरीके से जुड़ चुकी है और इसको पॉलिटिक्स से अलग किया ही नहीं जा सकता है। उसकी वजह है वो सिविल वॉर के जो पिछले 10-15 साल से लगातार सीरिया के अंदर चल रही है। दरअसल हुआ ये था कि 2011 के बाद जब सीरियन सिविल वॉर का फायदा उठाते हुए ISIS या इस तरह के और भी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप सीरिया में इमर्ज होना शुरू हुए, तो इन लोगों ने जिस जिस इलाके पर कंट्रोल हासिल किया वहाँ पर इस तरह की जो मज़ारें थीं या फिर जो क्रिश्चियंस के चर्चेस थे या और भी फ़िरकों और मजहबों की जो साइट्स थीं उनको टारगेट करना शुरू कर दिया। इसी वजह से अब हिजबुल्ला या फिर इस तरह के जो और भी दूसरे ईरानी प्रॉक्सीज थे वो इस मज़ार को डिफेंड करने के लिए, इसकी हिफाजत करने के लिए जंग में कूद गए। वैसे दोस्तों, ये बात तो कहना मुश्किल है कि अगर इस मज़ार को ख़तरा नहीं होता तब ये प्रॉक्सीज नहीं कूदते, तब भी शायद जंग में तो कूदते, लेकिन हाँ फिर भी इन लोगों ने अपने जंग में कूदने के जो कुछ रीजंस बताए थे उनमें से एक अहम रीजन ये भी बताया था। और वैसे इसमें सच्चाई भी है क्योंकि ISIS या इस तरह के जो और भी कुछ दूसरे सलफी आइडियोलॉजी रखने वाले एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप थे, उन लोगों ने जिस इलाके पर भी कंट्रोल हासिल किया वहाँ पर इस तरह की साइट्स और इस तरह की जो मजहबी चीज़ें थीं उनको टारगेट किया। हजरत सैयदा ज़ैनब के इस मज़ार का भी न सिर्फ कई बार घेराव किया गया बल्कि इसके ऊपर बमबारी की गई और इसके ऊपर गोलीबारी सब कुछ हुई। याद रहे, ईरान या बहुत सारे ईरानी सपोर्टर्स लंबे वक्त से इस मज़ार के साथ होने वाले इस सलूक के पीछे टर्की को भी जिम्मेदार मानते आए हैं। वैसे टर्की खुद तो ऐसा काम कभी नहीं कर सकता है और न ही उससे ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है। उसकी वजह यही है कि टर्की के अंदर सूफीज़म की जड़ें काफ़ी मजबूत हैं। बहुत सारे इतिहास के बड़े बड़े सूफियों के मज़ार खुद
टर्की के अंदर मौजूद हैं। आज भी वहाँ के ज़्यादातर मुसलमान जिस खास स्ट्रीम को फॉलो करते हैं उसमें सूफीज़म का अहम इन्फ्लुएंस है। इवन खुद रजब तैयब अर्दोगान भी इसी खास विचारधारा से जुड़े हुए हैं। मगर यहाँ पर प्रॉब्लम की बात यह है कि सीरिया के अंदर जिन कुछ खास एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप ने ये सारे काम किए हैं उनको डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली सपोर्ट करने का इल्ज़ाम तो टर्की के ऊपर लगता आया है। भले ही टर्की का ये डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट सपोर्ट सिर्फ कुर्दों को दबाने के लिए हो, कुर्दों के खिलाफ उनका इस्तेमाल करने के लिए हो, मगर फिर भी जो इस तरह की मज़ार हैं या बाकी इस तरह की जो रिलीजियस साइट्स हैं उनका डिस्ट्रक्शन भी तो इन्हीं ग्रुप्स के हाथों हुआ है। इन तमाम सवालों पर हमेशा से चुप्पी साधने वाले टर्की पर शायद एक बार फिर से इसी तरह के सवालों की बौछार आने वाली है। उसकी वजह यह है कि जैसा कि हम जानते हैं कि सीरिया पर HTS ने कंट्रोल हासिल कर लिया है, और जैसा कि हम जानते हैं कि ये ग्रुप भले ही एक नए नाम और एक नए लेबल के साथ आया हो, मगर इसके जो कमांडर्स हैं, जो लीडर्स हैं या फिर जो फाइटर्स हैं, वो दरअसल पहले उन्हीं सारे ग्रुप्स के अंदर हुआ करते थे कि जिन्होंने ये सारे काम किए हैं। यही वजह है कि ईरान जैसे जो बाकी शिया देश हैं उनमें एक बार फिर से इस मज़ार को लेकर मुद्दा गर्मा गया है, और वो लोग सोशल मीडिया पर एक बार फिर से इस मज़ार के खतरे में आ जाने का अंदेशा जता रहे हैं। हालांकि अब देखना ये होगा कि अपने नाम और अपने ड्रेसिंग सेंस वगैरह की तरह क्या इन लोगों ने हजरत सैयदा ज़ैनब या इस तरह की जो बाकी भी और भी रिलीजियस साइट्स हैं उनसे रिलेटेड अपनी आइडियोलॉजी को बदला है या फिर नहीं। और अगर कुछ भी होता है तो इस बार तो टर्की के पास बचने का भी कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि टर्की इस बार फुल्ली खुलेआम HTS को सपोर्ट करता आया है। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर जानकारी से भरपूर लगी हो तो लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और ऐसे ही नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।